शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में इस समय महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे की बातचीत चल रही है। महाविकास अघाड़ी में तो उद्धव ठाकरे अड़े हुए हैं और कांग्रेस और एनसीपी भी, शरद पवार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। लेकिन महायुति में इस समय लगभग सीटों के बंटवारे पर फाइनल चर्चा हो चुकी है। सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है और इसमें जो अजीत पवार जो सबसे बड़ी मुश्किल बन रहे थे बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच, शिवसेना के बीच तालमेल है, उनके आपस में सीटों को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें अजीत पवार सबसे बड़ी समस्या बन रहे थे, जिन्हें अब बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाहर का रास्ता यानी कि उनको कड़े शब्दों में कह दिया गया है कि आपको जितनी सीटें दी जा रही हैं उतनी लीजिए, वरना आप यहाँ से चलते बनिए, इस गठबंधन से चलते बनिए, क्योंकि इसमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो जब आए थे तब भी जो सरकार थी, जो महायुति की सरकार थी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की, उनको कोई वोटों की कमी नहीं थी, उनके पास सीटों की कमी नहीं थी, बहुमत की सरकार थी। और जब वो अगर अभी चले भी जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है और बीजेपी को उनके आने से कोई खास फायदा हुआ भी नहीं है। लेकिन अजीत पवार फिर भी वो अड़े हुए थे कि उनको कम से कम 70 से 80 सीटें चाहिए। उन्होंने ये शर्तें रख दी थी और इतने दिनों से इसी पर ही चर्चा चल रही थी कि 70 से 80 सीटें अजीत पवार लेंगे और शिंदे भी मांग रहे थे, उनसे ज्यादा सीटें मांग रहे थे। और बीजेपी भी इस बार तय कर चुकी है कि वो 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में अजीत पवार उनके लिए मुश्किल बन रहे थे, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी किसी भी तरह से महायुति के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है। ना तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और ना ही उनका खुद का परफॉर्मेंस खराब रहा और ना ही उनका वोट जो है वो बीजेपी के पास आया। इसीलिए अजीत पवार को ये कहा जा चुका है कि आप अभी, जब आपका अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपकी पार्टी मजबूत नहीं है, तो आप सीटों के लिए दावा नहीं ठोक सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपको इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए। इस वक्त आपको थोड़ा बैकफुट पर रहना होगा। आपको सम्मानजनक यहाँ पे जगह दी गई, आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि आपके यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, तो भी आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब आप अगर सीटों में भी इस तरह से परेशानी पैदा करेंगे तो आप जा सकते हैं। आपकी जनता के बीच भी खास प्रेजेंस नहीं है। अजीत पवार दावा करते हैं कि वो एनसीपी से विधायक लाए हैं, अब पूरी एनसीपी तो उन्हीं की है, असली एनसीपी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे। उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीत पाए। ये बड़ा झटका था अजीत पवार के लिए भी। और इसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बीजेपी को अजीत पवार, एनसीपी का वोट नहीं मिल पाया। जिन जगहों पर एनसीपी लड़ रही थी, अकेली अजीत पवार लड़ रहे थे, उनका सामना शरद पवार से था, वहां तो फिर भी वोट शिफ्ट हुआ, अजीत पवार को वोट मिला। लेकिन जिन सीटों पर एनसीपी से शरद पवार सामने थे या कांग्रेस सामने थी, उन सीटों पर अगर बीजेपी उम्मीदवार था तो वहां पर एनसीपी का वोट शिफ्ट नहीं हुआ और बीजेपी को इसका नुकसान हुआ और इसकी छवि भी खराब हुई बीजेपी की इसको लेकर, क्योंकि एनसीपी अभी तक वो मेन तो तुष्टीकरण वाली पार्टी रही है और उनके भ्रष्टाचार का भी विरोध होता रहा है, बीजेपी विरोध करती रही है। तो ग्राउंड लेवल पर भी बीजेपी को मुश्किल आई, उसके कार्यकर्ताओं को मुश्किल आई, क्योंकि एनसीपी अलग विचार वाली पार्टी है और साथ में भ्रष्टाचार के आरोप तो है ही। एकनाथ शिंदे, उनको फायदा मिला, वो 10 में से 7 सीटें जीते। बीजेपी की सीटें कम हुई, 28 में से 9 सीटें जीत पाई थी लोकसभा में, जिसकी बड़ी वजहों में से अजीत पवार को माना जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार को पार्टी में लिया गया था। जब इन्हें पार्टी में लिया गया, एक तो इनकी देवेंद्र फडणवीस से करीबी है, ये भी एक वजह है। पहले भी जब उद्धव ठाकरे गए थे कांग्रेस और एनसीपी में, तो भी अजीत पवार ने शरद पवार से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने की कोशिश की थी, तब भी देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात हुई थी और अब भी उन्होंने शरद पवार से अलग होकर इधर आए। तब बीजेपी को ये लग रहा था कि इनके आने से फायदा मिलेगा, जैसे कि एकनाथ शिंदे के आने से फायदा मिला और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो कमजोर हुई। और इसी तरह से ये भी सोचा गया था कि अब जब शिवसेना का वोट इधर शिफ्ट हुआ तो अजीत पवार के आने से एनसीपी का वोट भी इधर शिफ्ट होगा और इस उम्मीद में उनका गठबंधन मजबूत होगा। इस उम्मीद में अजीत पवार को महायुति में शामिल किया गया
बीजेपी ने अपने साथ रखा, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अजीत पवार वो ट्रांसफर नहीं करा पाए। एक नेता की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव है। इसके अलावा आपको फायदे आप दे सकते हैं। आपने कहीं क्रॉस वोटिंग करवा दी, कहीं आप विधायक लेकर आ गए, लेकिन आप जनता के बीच कहाँ हैं? अगर कोई नेता ये ही नहीं कर पाता तो उसका कद अपने आप घट जाता है। और अजीत पवार के साथ यही हुआ है कि वो अपना चुनाव में प्रभाव नहीं छोड़ पाए। खुद एकमात्र एक सीट जीते, खुद बैकफुट पर है कि बारामती में अपनी पत्नी को नहीं लड़वाना चाहिए था। उन्हें लग रहा है कि सिंपैथी वोट शरद पवार की तरफ चला गया है। तो अजीत पवार इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में है, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उन्हें राज्यसभा सांसद, उन्हीं की पार्टी के प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा सांसद बनाया। राज्य मंत्री का पद भी दे रहे थे, तब भी अजीत पवार अड़ गए। जब आप खुद मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपको अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अजीत पवार तब भी अड़ गए, वो आज भी अड़ रहे हैं और बीजेपी इस बात को समझती है। बीजेपी ने इसीलिए उन्हें कहा है कि आपको 50 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी, और आपके लिए ये भी ज्यादा है क्योंकि आपको जो सीटें देंगे उसमें ही आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना भी चुनौती है। क्योंकि इस वक्त शरद पवार भी अलग होने के बाद पहली बार पूरी तरह मैदान में है, तो आपके लिए चुनौती होगी। और अगर आप 60 सीटों की, 70 सीटों की बात करते हैं जैसे कि अजीत पवार बात कर रहे हैं, तो वो तो मुश्किल है क्योंकि उसमें बीजेपी को नुकसान होगा। और बीजेपी ये चाहती है इस समय कि जिन सीटों पर शरद पवार की एनसीपी जब वो एकजुट थी और बीजेपी की टक्कर रही थी, उन सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारे जहां पर अंतर बहुत कम था, बहुत कम अंतर से बीजेपी हारी थी। तो बीजेपी वहां अब अकेले दम पर लड़े और अपने वोट पूरे उसको मिले और वहां पर वो बाजी पलट सके। अगर वो सीटें एनसीपी को दे दी जाए, अजीत पवार को, तो वहां बड़ा मुश्किल है कि जीत मिलेगी, क्योंकि वहां जो एनसीपी का वोट है वो शरद पवार की तरफ खिसक जाएगा। उसमें आप सेंध नहीं लगा सकते क्योंकि लोकसभा में यही देखने को मिला है। इसलिए बीजेपी टक्कर वाली सीटें अजीत पवार को बिल्कुल नहीं देना चाहती और ऐसे 21 सीटें हैं। और बीजेपी में भी अंदर से ये बात उठ रही है कि अब अगर अजीत पवार इन सीटों पर दावा करेंगे तो उससे दिक्कत ये है कि बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर एनसीपी में चले जाएंगे, क्योंकि वो वहां के मजबूत नेता हैं। टक्कर के साथ वो हारे थे, हो सकता है अगली बार में जीत जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है अपने विधायक के क्षेत्र में, तो उनको ये उम्मीद है वहां से जीत सकते हैं। ऐसे में अगर अजीत पवार को वो सीट दे दी जाएगी तो बीजेपी के विधायक को चुप बैठना पड़ेगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा और वो इसलिए एनसीपी का रुख कर सकते हैं। और इससे नुकसान ये होगा कि अगर शरद पवार बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी के नेता को खड़ा करते हैं तो उनको एनसीपी का वोट तो मिलेगा ही, साथ में बीजेपी का भी जो उस विधायक का अपना, जो उस उम्मीदवार का अपना वोट होगा वो भी खिसक कर आ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी बहुत सावधान है। बीजेपी के एक नेता समरजीत सिंह अभी हाल ही में एनसीपी में शामिल हुए हैं और उन्हें कागल से विधानसभा टिकट देने की बात कही जा रही है और ये बीजेपी के लिए मुश्किल की बात है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि अजीत पवार अगर इस तरह से उनको अगर ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो बीजेपी को और नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी जैसे कि कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है, वो अपने गठबंधन सहयोगियों को सम्मान भी देती है, बहुत फायदा ना भी हो तो भी उन्हें एक अच्छा पद, सम्मानजनक पद देती है। लेकिन अगर बात है पूरी पार्टी के नुकसान की तो वो कड़े फैसले भी लेती है और ऐसा ही फैसला लेते हुए अजीत पवार को मैसेज दे दिया गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एकनाथ शिंदे की पार्टी के, शिवसेना के एक नेता ने ये साफ साफ कहा था कि कैबिनेट में एनसीपी के नेताओं के साथ बैठने पर हमें उल्टी आती है। हमने कभी उनके साथ सीट शेयर नहीं की, साथ नहीं बैठे, आज उनके साथ बैठना हमें बहुत अटपटा लगता है और हमें उल्टी महसूस होती है, जिसका अजीत पवार ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने पुरजोर विरोध किया, सवाल उठाया और ये तक कह दिया कि नेता को निकाल देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और एकनाथ शिंदे की पार्टी ये जानती है, एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि एनसीपी को संतुष्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। उनको जो सीटें मिल सकती थी गठबंधन में वो अजीत पवार ले रहे हैं और वो उन्हें फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि चुनाव में सारा जो सारा क्रेडिट है आपको, वो किस लिए मिलता है, आपको महत्व क्यों मिलता है? क्योंकि आप जनता के बीच अगर आप पकड़ रखते हैं, आप जनता से सीटें ला सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं, तो आपको गठबंधन में किसी भी पार्टी में महत्व मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर किसी काम के नहीं हैं। और यही अजीत पवार के साथ हो रहा है। उनके साथ समस्या ये है
कि जनता के बीच तो वो अपनी पैठ नहीं बना पाए, पकड़ नहीं बना पाए, और अब वो गठबंधन में अकड़ दिखा रहे हैं कि वो गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेंगे। और लेकिन अब ये चीजें स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बीजेपी ने कोई दबाव नहीं डाला। तो अब ये संदेश दिया जा चुका है कि आप गठबंधन में रहना चाहते हैं तो आपको जितनी सीटें दी जा रही हैं आप उतनी सीटों पर लड़िए, और बाकी सीटें शिवसेना और बीजेपी के बीच बटेंगी। बीजेपी जो है वो 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की सोच रही है। इसके अलावा जो शिंदे की शिवसेना है वो भी पहली बार मैदान में उतरेगी, उसको करीब 60 से 70 सीटें दी जाएंगी, और बाकी सीटें जो छोटे मोटे दूसरे गठबंधन के दल हैं उनको दी जाएंगी। अब ये लगभग फॉर्मूला तैयार है, और अब ये फैसला अजीत पवार का है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, गठबंधन में चाहते हैं कि वो क्या करें। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इन्होंने फैसला कर लिया है, और अब वो लगभग इन्हीं समीकरणों, इन्हीं सीटों के साथ वो आने वाले चुनाव में उतरेंगे। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।